वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मैटर क्या होता है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये एक नया चैप्टर है जिसको हम लोग नाम देते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट वीडियो के हिसाब से हमें ये पता चला कि कोई भी मैटर दुनिया का होगा वो सारे के सारे मैटर जो हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं, पार्टिकल्स के। यानी अभी वो वर्ड्स नहीं आए, ये पार्टिकल्स भी किसने कहा था, डेमोक्रिटस और लुसिफस ने। लेकिन एक्चुअली बाद में सब पता चला अकॉर्डिंग टू डैट थ्योरी। डैट थ्योरी का मतलब है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से ये पता चला कि मैटर इज मेड ऑफ एटम। मैटर किस चीज का बना हुआ है, एटम का। और इसके बाद में कुछ बातें कही गई। क्या क्या बात कही गई? कहा गया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या होती है, एटम। उसी से क्या बना हुआ है, मैटर बना है। दूसरी बात बोली गई, एटम इज इनडिविजिबल, यानी एटम को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तीसरी बात बोली गई, एटम ऑफ सेम एलिमेंट will be same and different of different element। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसे समझते हैं हम कि सपोज कर लेते हैं ये दो एलिमेंट हैं, ठीक। ये एलिमेंट अगर हाइड्रोजन है और ये एलिमेंट भी हम मान लें हाइड्रोजन है, तो जो एटम इसमें पाया जाएगा सेम एटम इस वाले भी हाइड्रोजन में पाया जाएगा। हालांकि दोनों हाइड्रोजन अलग अलग पाए जा रहे हैं, लेकिन जो एटम से ये हाइड्रोजन बना होगा उसी एटम से ये भी हाइड्रोजन है। लेकिन अगर ये मान लें कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो इसका एटम अलग होगा और ऑक्सीजन का एटम अलग। यानी एटम ऑफ सेम एलिमेंट विल बी सेम एंड द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट पार्ट कहते हैं एटम इज स्मॉलेस्ट particle to participate in chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें सबसे छोटी चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है वो क्या हो जाएगी, एटम। और इसी को हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये बातें हुई कुछ मैटर की। अब हम ये समझ चुके हैं कि मैटर किस चीज का बना है, एटम का बना है। अब हमारे पास सवाल यह है कि जितने भी मैटर हम अपने आसपास देख रहे हैं, क्या वो सब प्योर हैं या कैसे है? सराउंडिंग में जितने भी चीजें पाई जाती है हर एक चीज मैटर है, क्योंकि मैंने कहा मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास। यानी किसी के अंदर भी मास होगा और स्पेस ले रहा होगा तो वो क्या हो गया, मैटर हो गया। ये जो मैटर है ये एग्जैक्टली दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक प्योर और एक मिक्सचर। हम लोग अपने आम भाषा में कहते हैं कि ये चीज प्योर है। क्यों प्योर है? क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट नहीं। अगर किसी चीज में मिलावट हो जाती है तो हम उसे इम्प्योर नाम देते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग इम्प्योर वर्ड ना यूज करके उसको मिक्सचर का नाम दे रहे हैं। यानी दुनिया में दो चीजें हैं, कोई मैटर भी होगा वो दो तरीके का, या तो एकदम प्योर होगा या तो उसके अंदर कोई चीज मिली होगी, और अगर वो मिली होगी तो वो क्या हो गया, मिक्सचर। यानी प्योर हो गया एक चीज और क्या हो गया, मिक्सचर। प्योर क्या होगा, जिसमें एडल्ट्रेशन ना हो। मिक्सचर क्या हो, जिसमें एडल्ट्रेशन किया जाए। प्योर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में या तो एलिमेंट पाया जाएगा या तो कंपाउंड पाया जाएगा। और मिक्सचर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो मिक्सचर दो तरीके का होगा, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन और हेट्रोजीनस का मतलब होगा सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। थोड़ा सा हम यहाँ पर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में।
क्या होता है होमोजीनियस और क्या होता है हेट्रोजीनियस। सपोज कर लीजिए कि अगर ये बीकर है और इस बीकर में पानी भरा है और पानी को हम भरने के बाद इसमें शुगर ऐड कर दें, तो शुगर ऐड करने के बाद क्या होगा, शुगर पूरे में घुल जाएगा, बराबर घुल जाएगा। यहाँ 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 हर जहाँ जो शुगर का कंसंट्रेशन होगा सब सेम होगा, यानी जितना मीठा पानी यहाँ पर होगा उतना ही मीठा पानी यहाँ पर भी होगा, उतना ही मीठा पानी यहाँ भी होगा, उतना ही मीठा यहाँ भी होगा, यानी उतना ही मीठा यहाँ पर भी होगा, यानी जो कंसंट्रेशन है पानी का वो हर जगह बराबर होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सेम थ्रू आउट मतलब पूरे में एक ही ऐसा कंसंट्रेशन होगा। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। जब पूरा कंसंट्रेशन सेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। लेकिन अगर इसी तरीके से हम पानी भर लें और एक पत्थर डाल दें तो पत्थर सिर्फ नीचे बैठा रहेगा, पूरे में नहीं रहेगा। तो पानी का कंसंट्रेशन यहाँ कुछ और है जहाँ पत्थर है, और जहाँ पत्थर नहीं वहाँ कंसंट्रेशन और है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इज नॉट सेम थ्रू आउट, पूरे में सेम नहीं है। तो जब कंसंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन का सेम ना हो तो उसे हेट्रोजीनियस, और अगर कंसंट्रेशन सेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस। तो ये बातें हुई होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में। थैंक यू, वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया था। और मैटर किस दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, मैटर को हमने कहा कि कोई भी मैटर जो होगा या तो वो प्योर होगा या तो मिक्सचर होगा। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्योर और मिक्सचर की डेफिनेशन क्या होती है। फिर मैंने बोला कि प्योर में दो पार्ट होंगे बेटा, एक को हम कहेंगे एलिमेंट और एक को हम नाम देंगे कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट का मैंने मतलब बताया कि ऐसे सब्सटेंस मेड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। अगर कोई सब्सटेंस एक ही टाइप के एटम से बना है तो वो हमेशा क्या होगा, एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन, इसके अंदर जितने भी एटम होंगे सब एक जैसे होंगे तभी वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का एक जैसा होगा तभी वो ऑक्सीजन है। और इसीलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है कि इसका एटम सेम इसके लिए है और इसका एटम सेम इसके लिए, तो दोनों लोग आपस में डिफरेंट है। पर वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन के एटम सेम होंगे और ऑक्सीजन के एटम क्या होंगे, सेम होंगे। एलिमेंट को बेसिकली हम लोग तीन पार्ट में पढ़ते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। मेटेलॉइड वो होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होगी, जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, ये सब मेटेलॉइड हो जाएंगे। मेटल क्या होगा, एक शॉर्टकट है LCMDRS। L मतलब लश्यर, C मतलब कंडक्टर, मैलेबल, डक्टिलिटी, रिएक्टिविटी, सोनरस। शाइनिंग होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए। मेलेबल मतलब शीट में जैसे पीटे जाए तो शीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। डक्टाइल मतलब उसका तार बनना चाहिए। रिएक्टिविटी होनी चाहिए। सोनस में रिंगिंग साउंड। अगर ये सारी प्रॉपर्टी है तो वो सब मेटल होते हैं, और अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वो नॉन मेटल होंगे। यानी ये प्रॉपर्टी पाई जाएगी तो मेटल, नहीं होगी तो नॉन मेटल। शॉर्टकट LCMDRS। तो इस तरीके से हमने एलिमेंट को कंप्लीट किया। कंपाउंड क्या है, ये भी सब्सटेंस ही बोले जाएंगे जो कि मेड हो ऑफ टू और मोर देन टू एटम इन फिक्स रेशियो। अगर कोई भी सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा तरीके के एटम से बना हो लेकिन फिक्स रेशियो में मिला हो तो उसे क्या होगा, कंपाउंड। और अगर हम फिक्स रेशियो हटा दे तो वो मिक्सचर बन जाएगा। यानी फिक्स रेशियो में है तो कंपाउंड है, या अगर दो तीन चीज मिली है फिक्स रेशियो में नहीं है तो वही चीज मिक्सचर हो जाएगी। कंपाउंड हमारा दो तरीके का होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए आपके पास HCl है, HCl, तो अगर कंपाउंड में कार्बन नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक। जैसे H2SO4 कहीं कार्बन नहीं है,
लेकिन अगर किसी में कार्बन है, जैसे CH3COOH, तो इसमें कार्बन है ना, तो अगर कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा तो वो ऑर्गेनिक और नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक। आगे चलते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि अगर कंसंट्रेशन सेम होगा तो होमोजीनियस और कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक को हम कहेंगे सस्पेंशन और एक को हम कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है अंतर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन? सबसे पहले समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो पार्ट से चीज से बना होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन दो पार्ट का बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिस चीज को आप मिला रहे हैं वो सॉल्यूट है और जिस चीज में मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट है। चीनी मिला रहे हैं तो चीनी सॉल्यूट है, पानी में मिला रहे हैं तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे तीन कैटेगरी के हो सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ये सब सॉल्यूशन की ही कैटेगरी है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन? अगर मैंने पानी के अंदर कोई चीज मिलाई है और ये पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गई, कंप्लीट डिसॉल्व, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। अगर पूरी तरीके से घुल गया, चीनी पानी पूरा मिला दीजिए, सब पूरा घुल जाएगा तो वो ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर पानी के अंदर मैंने मिलाया और वो घुला नहीं, नीचे जाके बैठ गया, जैसे मिट्टी डाला तो मिट्टी घुल नहीं रहा है, नीचे जाके बैठ गया, तो ये क्या हो गया, सेटल डाउन। अगर सेटल डाउन हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से घुल भी नहीं रहा है, पूरी तरीके से सेटल डाउन भी नहीं हो रहा है, डिस्पर्स है हर जगह है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इसके पार्टिकल्स पूरे डिसॉल्व हो गए हैं तो इनके अंदर रैंडम मोशन नहीं होगा। इसके पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं तो इसके अंदर भी रैंडम मोशन नहीं होगा। पर इसके पार्टिकल पूरे में डिस्पर्स हैं तो इसके अंदर रैंडम मोशन पाया जाएगा। इस रैंडम मोशन की मदद से हम टिंडल इफेक्ट चेक करेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हम टॉर्च लगाएंगे तो टॉर्च से लाइट इसमें पास हो जाएगी क्योंकि बीच में कोई पार्टिकल्स नहीं आएंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो बहुत माइन्यूट स्कैटरिंग हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आठ पार्टिकल ऊपर दिख जाए, लेकिन इसमें भी हम कह सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी पार्टिकल्स के पड़ने पे। पर जब यहाँ टॉर्च लगाएंगे तो लाइट जो होगी वो जहां जहां पार्टिकल है सबसे भिड़ के स्कैटर्ड होगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन में होगा, सस्पेंशन में बहुत रेयर होगा और ट्रू सॉल्यूशन में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद अगर हमसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ बताएंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये लगातार रैंडम मोशन करते हैं, इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो इसमें ये चीज इलेक्ट्रोफोरेसिस ज्यादा होगा, इसमें बहुत कम होगा और इसमें तो होगा ही नहीं। तो ये बातें हुई द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की। लास्ट टॉपिक में हमने समझा कि मिक्सचर क्या होता है। अब हम समझने में आते हैं कि अगर हम मिक्सचर को बना देते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम अलग कैसे कर सकते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर कैसा हो सकता है पहले ये समझते हैं। हो सकता है कि सॉलिड एक कंपोनेंट हो, चाहे सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट। अब इस सॉलिड में सॉलिड भी मिला हो सकता है, इस सॉलिड में लिक्विड भी मिला हो सकता है, इस सॉलिड में गैस भी मिला हो सकता है। कोई भी इसमें से सॉल्यूट ले सकते हैं, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड में सॉलिड मिला हो सकता है, सॉलिड में लिक्विड मिला हो सकता है, सॉलिड में गैस मिला होता है। सॉलिड में सॉलिड मिला है, इसका मतलब एक एग्जांपल अगर ले लें तो आयरन पीस और सल्फर पाउडर, ये दोनों आपस में मिला हुआ है। आयरन पीस और सल्फर पाउडर, सल्फर भी सॉलिड फॉर्म में होता है, आयरन पीस भी जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, दोनों मिला है। सॉलिड में लिक्विड अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं स्मोक की, यानी धुआं।
सॉरी हम बात करने वाले हैं सॉलिड में लिक्विड की, तो हम कह सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर। और अगर हम सॉलिड को गैस में लेके चल रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं स्मोक की। तो अगर हमसे कोई पूछे सॉलिड में सॉलिड मिला का एग्जांपल बता दो, तो हम बता देंगे आयरन और सल्फर हो गया। सॉलिड में लिक्विड मिला है तो सॉल्ट और वाटर हो चुका है। सॉलिड में गैस मिला है तो स्मोक हो सकता है। ठीक उसी तरीके से लिक्विड में भी सॉलिड मिला हो सकता है, लिक्विड में लिक्विड मिला हो सकता है, लिक्विड में गैस मिला हो सकता है, लिक्विड में सॉलिड। सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉल्ट एंड वाटर का। लिक्विड में दो चीजें हो सकती हैं कि लिक्विड आपस में मिल गया है कि लिक्विड आपस में मिला नहीं। जैसे अगर तेल और पानी को मिलाया जाए तो वो आपस में घुलता नहीं है, लेकिन अगर पानी को और हम मान लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक को मिला देते हैं तो घुल जाता है। तो एक हो गया मिसिबल लिक्विड और एक हो गया इमिसिबल। तो लिक्विड को जब मिलाएंगे तो दो पार्ट बनेगा, एक होगा इमिसिबल और एक होगा मिसिबल। मिसिबल का मतलब होगा जो आपस में घुल गया, इमिसिबल का मतलब होगा जो आपस में नहीं घुला। तो लिक्विड में इमिसिबल का एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछे कि आपस में नहीं घुल रहा है तो हम बता देंगे ऑयल एंड वाटर। और अगर हमसे मिसिबल पूछेगा तो हम बता सकते हैं वाटर एंड इंक, ये आपस में घुल सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड और गैस की। एग्जांपल हो जाएगा फॉग। जो फॉग होता है वो बना होता है लिक्विड और गैस का। अब हम लेते हैं तीसरा कि अगर गैस है हमारे पास तो गैस में सॉलिड मिला हो सकता है, गैस में लिक्विड मिला हो सकता है और गैस में गैस मिली हो सकती है। गैस में अगर सॉलिड मिला है तो एग्जांपल हम सेम ले सकते हैं स्मोक। गैस में लिक्विड का हम एग्जांपल ले सकते हैं यही सेम फॉग। पर गैस में हम एग्जांपल ले सकते हैं एटमॉस्फेयर का। कैसे? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन सब आपस में मिली, सब क्या है गैसेस है। तो ये क्या हो सकता है एग्जांपल गैस और गैस का। तो ये सब मिक्सचर हो। अब अगर हमें इनको सेपरेट करना है तो हम सबको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आयरन को सल्फर से सेपरेट करना है तो बेस्ट तरीका है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है कि हमें पता है कि एक इसमें ऐसी चीज है, कोई भी सॉलिड मिला उसमें एक ऐसी चीज मिली हुई है जिसमें हम कह सकते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तो जब हम मैग्नेट लेकर आएंगे तो आयरन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि सॉलिड में चलिए हम आयरन ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, तो वहां पर हम हैंड पिकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड पिक करके वो दोनों चीज को हम अलग कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड में अगर कुछ मिला है तो हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कुछ बुक में इसी को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे तो इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। एक्चुअली होता क्या है कि डिस्टिलेशन जो होता है वो इवोपरेशन और कंडेंसेशन को दोनों को मिला के अगर कर दें तो हम उसको डिस्टिलेशन कहते हैं। सॉल्ट और वाटर अगर हमारे पास मिला हुआ है तो चलिए देखते हैं कि एक बीकर है हमारे पास और इस बीकर के अंदर सॉल्ट मिला हुआ है, यहाँ पर सॉल्ट है और ये वाटर है। तो सॉल्ट वाटर में पूरी तरीके से घुल जाएगा। जब ये घुल गया तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। अब हम इसे सेपरेट कैसे करेंगे? हम यहाँ पे हीट करेंगे। जब हीट होगा तो वाटर इवोपरेट होगा। हम कंडेंसर लगाएंगे, कंडेंसर लगा के सारे वाटर को एक दूसरे यहाँ कलेक्ट कर लेंगे तो इसमें सॉल्ट रह जाएगा, इसमें वाटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमने हीट का लगाया तो इवोपरेशन हो गया और ठंडा कर दिया तो कंडेंसेशन हो गया। तो इवोपरेशन कंडेंसेशन दोनों मिला दिए तो डिस्टिलेशन हो गया। तो इस तरीके से हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं सॉलिड और गैस में। तो अगर सॉलिड और गैस आपस में मिला तो सबसे पहले क्या कहते हैं, गैस को हम कंप्रेस करते हैं और गैस को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तब हम उसमें डिस्टिलेशन कर सकते हैं और डिस्टिलेशन करके इन दोनों को अलग कर सकते हैं। फिर समझते हैं कि सॉलिड गैस में क्या करना होगा, गैस जो पार्ट होगा उसको पहले कंप्रेस करके में लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा और फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन करके लिक्विड वाला पार्ट अलग कर देंगे, सॉलिड वाला पार्ट अलग कर देते हैं। फिर आते हैं हम लिक्विड और सॉलिड पे। तो यहाँ पर भी वही इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड और सॉलिड, यहाँ पे भी
सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज डिस्टिलेशन। लिक्विड और लिक्विड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैंने बताया कि एक इमिसिबल हो गया, एक मिसिबल हो गया। इमिसिबल में हमने क्या किया कि इसको हमें ऑयल और वाटर को अलग करना, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोग लेंगे सेपरेटिंग फनल, इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। यहाँ लगा रहता है टैप। अब हमने 2-3 लिक्विड डाल दिया जो आपस में मिल नहीं रहे हैं, लेकिन डेंसिटी के बेसिस पे सब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अब हम टैप खोलेंगे तो एक लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे होगा, वो नीचे से गिर जाएगा, ज्यादा होगा नीचे रहेगा, नीचे से बाहर गया, फिर दूसरी लिक्विड आएगी, फिर तीसरी लिक्विड आएगी, चौथी, और इस तरीके से हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करके इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। अब आती है बात मिसिबल, यानी अगर दोनों लिक्विड आपस में मिल रहे हैं तो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम सेपरेट करेंगे, यानी मान लीजिए कि एक बीकर है और इसके अंदर मेरे पास 2 लिक्विड हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 50 और दूसरे का 80 है। तो हम करेंगे क्या, जब हीट करेंगे तो जो पहले 50 वाला होगा वो पहले इवोपरेट होगा, तो पहले वो इवोपरेट होगा तो उसको कंडेंसेशन करके उसको सेपरेट कर लेंगे, बाद में 80 वाला होगा। तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अगेन डिस्टिलेशन। यहाँ पर फिर से कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है, डिस्टिलेशन का। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये लिक्विड जो है वो 4 या 5 लिक्विड मिला दिया गया है, तब क्या होगा सर, सबको कैसे सेपरेट कर रहे हैं, तब उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसमें हम करते क्या है, बहुत सारे लिक्विड को 10 कम से कम दोनों लिक्विड के बीच में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर भी होना चाहिए, तो हम सारे लिक्विड को यूज करते हैं। और ब्लास्ट फर्नेस जैसा एक ऑपरेटस होता है, तो यहाँ पर लिक्विड रखते हैं, यहाँ हीट करते हैं, तो यहाँ से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो गैसियस फॉर्म में निकलेगा, फिर उसको हम कंडेंस करके वापस से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन द केस ऑफ मिसिबल। फिर आते हैं गैस और सॉलिड में। तो मैंने इस गैस और सॉलिड का ऑलरेडी एग्जांपल दिया है। लिक्विड का यहाँ पर, अच्छा लिक्विड और गैस अगर हमारे पास फॉग है तो फिर गैस को क्या करेंगे, पहले कंप्रेस करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिक्विड को हम देखेंगे कि मिसिबल है कि इमिसिबल है, फिर 2 मेथड में समझ में आएगा, उसको हम यूज कर सकते हैं, चाहे हम सेपरेटिंग फनल को यूज कर सकते हैं, चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, चाहे डिस्टिलेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ गैस और लिक्विड है, गैस को पहले हम लिक्विड में टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिक्विड को मिसिबल इमिसिबल के हिसाब से सेपरेटिंग फनल या डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करेंगे। अब बात आती है गैस और गैस की। अगर बहुत सारे गैस मिले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सारे गैस को सबसे पहले कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके सारे गैस को क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर चेक करेंगे कि सारे लिक्विड जो है वो मिसिबल है कि इमिसिबल है। अगर वो मिसिबल हो जाएंगे तो उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम उसको अलग कर देंगे, इमिसिबल हो रहेंगे तो सेपरेटिंग फनल से उनको अलग कर देंगे। तो ये बात हुई सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम पहले को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, और दूसरे को कहते हैं क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। ये भी सेपरेशन और मिक्सचर करने के लिए 2 अलग अलग टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है। पहले हम आम जिंदगी से समझते हैं तो शायद हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि जब हम लोग लस्सी बनाते हैं या हम लोग कहते हैं मट्ठा फेंटते हैं तो ऊपर की ओर झाग बनता है और नीचे की ओर जो होता है वो उसका लिक्विड पार्ट होता है। झाग ऊपर क्यों आता है, क्योंकि झाग की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है तो वो ऊपर रहता है, और जो लिक्विड उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने में गिरता है। तो जो अलग अलग डेंसिटी की चीज़ों को अलग करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं मेथड वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें करना क्या होता है कि बहुत ही हाई हम कह सकते हैं रोटेशन मोशन पे हम किसी भी लिक्विड को फेंटते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो भारी वाला पार्ट होता है, हैवियर पार्ट होता है वो नीचे की ओर रहता है और लाइटर वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर की होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है तो हम इट इज अ टेक्निक इन विच द लाइटर एंड द डेंसर पार्ट ऑफ ए लिक्विड कैन बी सेपरेटेड। लिक्विड का लाइटर और डेंसर पार्ट क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय रोटेटिंग द लिक्विड एट वेरी हाई स्पीड। हम स्पीड में, बहुत स्पीड में अगर उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मथनी से मथते हैं तो होता क्या है, लाइटर वाला धीरे धीरे ऊपर आता है और जो हैवियर होता है वो नीचे होता है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन।
क्रोमेटोग्राफी की ऐसी टेक्निक है कि सपोज इसमें करना क्या होता है कि एक बीकर होता है, इसके अंदर क्रोमेटोग्राफिक सोल्यूशन होता है, इसके अंदर क्रोमेटोग्राफी पेपर डाला जाता है। पेपर में ध्यान दिया जाए कि वो नीचे टच नहीं करना चाहिए और पेपर पे एक लाइन बनाई जाती है। लाइन जो होना चाहिए वो लिक्विड जहाँ तक भरा उससे थोड़ी ऊपर होनी चाहिए और इसी लाइन पे हम डाई लगा देते हैं। डाई मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कलर, उसको मिला के एक कलर बनाते हैं, तो वो डाई हम यहाँ लगाते हैं। थोड़ी देर में ये पेपर क्या होगा, इस लिक्विड को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से डाई क्या करेगा, जितने भी कलर इसके अंदर मिले होंगे सब अलग अलग सेपरेट होके एक अलग अलग लाइन बना देंगे, तो हम समझ जाएंगे इस डाई में कौन कौन से कलर मिले थे। ये बात होती है क्रोमेटोग्राफी की। इसके साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक है क्लास 9 का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है, सबसे पहले कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ आसान भाषा में हम समझेंगे। बॉयल्स लॉ क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट का मतलब बेटा इसको कोई चेंज नहीं करना है, यानी जैसा है वैसे छोड़ दो, तो क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशन। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दें और प्रेशर वॉल्यूम में कुछ चेंजेस करें तो क्या आएगा, तो हो गया क्या कि जैसे आप किसी चीज़ पे प्रेशर लगाओगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा कि नहीं होगा, यानी ऊपर से प्रेशर लगाते जाओ तो कम होता जाएगा कि नहीं वॉल्यूम। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर कोई चीज़ बढ़ाओ कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कोई चीज़ बढ़ाओ घट रही है तो उसको हम इनवर्सली। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और हमें समझ में आएगा इसका, अगर ग्राफ समझेंगे तो एक तरफ हम प्रेशर लगा दिए, एक तरफ हम वॉल्यूम लगा दिए, और हम देखेंगे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम घटता जाएगा। और ये ग्राफ कैसा होता है, आइसोथर्म ग्राफ, इसे हम कहते हैं आइसोथर्म ग्राफ। अगर हम चार्ल्स लॉ पे आ जाएं, चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ क्या होता है कि अब टेम्परेचर को नहीं प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो क्या रिलेशन होगा टेम्परेचर का वॉल्यूम का, यानी गैस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम गैस के चक्कर सबका सारी चीज़ें गैस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बॉयल्स और चार्ल्स। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स आपस में दूर होते जाएंगे, तो गैस और ज़्यादा होता जाएगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेशर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन, यानी अगर हम वॉल्यूम की भाषा में इसको निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और यहाँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो एक जहाँ प्रेशर और टेम्परेचर, एक पे हम प्रेशर टेम्परेचर पे लगा दिए, जहाँ प्रेशर पे लगा दिया। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं और इसका ग्राफ अगर बनाना होगा तो यहाँ पर हम लोग आइसो बार कहेंगे ग्राफ को। क्यों, क्योंकि यहाँ बार मतलब प्रेशर कांस्टेंट है और एक तरफ हम टेम्परेचर ले लेंगे, एक तरफ हम वॉल्यूम ले लेंगे और इसको हम मैग्नीफाई कर लेंगे। अब हम लोग अगला चलते हैं, उसको हम कहते हैं गे-लुसाक लॉ, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट किया, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट किया, अब हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं। वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और हम प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे किसी चीज़ पे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे वो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। प्रेशर बढ़ा, गर्मी, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो गे-लुसाक के हिसाब से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो यहाँ प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एवोगैड्रो लॉज की बात करें, एवोगैड्रो लॉ, तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि दुनिया में कोई भी गैस हो, कोई भी दुनिया में कोई भी गैस हो, अगर उसका वॉल्यूम हम देखें
फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो कोई फिक्स वॉल्यूम ले लें, फिक्स टेम्परेचर ले लें, फिक्स प्रेशर ले लें, तो वॉल्यूम जो होगा वो उतना ही होगा जितना उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी अगर हम बात ऐसे करें जैसे हम 1 लीटर हाइड्रोजन ले लेते हैं और 1 लीटर हम क्लोरीन ले लेते हैं, दोनों गैसेस फॉर्म में, तो जितना हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर होगा, गैसियस फॉर्म में क्लोरीन में भी होगा, लेकिन वहाँ प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, फिक्स। इसका मतलब है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब 3 इक्वेशन को बैठाते हैं, ये वाले को, ये वाले को, ये वाले को जब देखते हैं, तो एक जहाँ v मिल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p, एक जहाँ हमें मिल रहा है v इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और एक जहाँ हमें मिल रहा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n यहाँ पर। अब इसको हम शायद तीनों को मिला दे तो हम लिख सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर हम मान लें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो इसको हम कहते हैं r। तो v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं r nRT, v इज इक्वल टू nRT अपॉन p। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिखेंगे pv इज इक्वल टू nRT, pv इज इक्वल टू nRT। इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। यानी 3 को मिलाने के बाद हमें जो मिल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। अब एक चीज़ और ले लेते हैं कि प्रेशर, ऐसे लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक गैस है जिसका प्रेशर स्टार्टिंग में P1 है, जो वॉल्यूम है वो V1 है, और जो टेम्परेचर है वो T1 है। और बाद में जब हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस होकर बन जाता है P2, V2, T2। यानी प्रेशर पहले स्टार्टिंग में P1 है, V1 है, T1 है, और बाद में बनता है P2, V2 और T2। तो अगर इसे हम कंबाइंड गैस लॉ पढ़ें, कंबाइंड गैस लॉ, तो बनेगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यानी P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, और इसको हम कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। ये पूरा मिला दें तो ये क्या हो गया, एक कंबाइंड गैस लॉ है। किस तरीके से पूरा गैस जो होता है वो आपस में कंबाइन होता है। तो ये कुछ एडिशनल टॉपिक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस क्या कहती है, देखिए इसको समझते हैं, बहुत आसान सा है। पहली बात कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे, पहली चीज़, ये पहला पॉस्टुलेट। दूसरा पॉस्टुलेट कि वो हमेशा क्या करते होंगे, रैंडम मोशन में करते। तीसरा पॉस्टुलेट क्या कर सकते, इनकी एनर्जी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यही चीज़ क्या हो गई, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैस। यानी गैसियस मॉलिक्यूल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई, वो दूर दूर होंगे, उनके अंदर रैंडम मोशन बहुत ज़्यादा होगा, वो हाईली एनर्जेटिक होंगे। इसी को हम कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस।